हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो अभी एक बार आप फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको एसवाई बीकॉम में और टीवाई बीकॉम में काफी यूजफुल होता है, राइट। तो जिसका नाम है अमलगमेशन। अमलगमेशन कितने टाइप में होता है, उसमें और भी चीजें क्या होती हैं, वो आज सारे हम लोग टॉपिक वाइज पूरा पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी गो विद द ईच टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले देखिए अमलगमेशन है। अमलगमेशन में पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, अगर बनता है तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन विल कम अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अमलगमेशन विल कम अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अमलगमेशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? 14 में, 1414। ये बहुत अच्छे से रट के रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछते हैं, राइट। AS 14 में आता है अमलगमेशन ऑफ अ फर्म और कंपनी। अब देखने वाली बात है कि अमलगमेशन किसमें होगा, पहले वो देखते हैं। ठीक है, देखिए जो अमलगमेशन, उसकी मीनिंग तो बाद में देखेंगे, पहले होता कहाँ पे है। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप भी होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का होता है, राइट। पार्टनरशिप फर्म का होता है और क्या होता है फिर कंपनी का अमलगमेशन होता है, कंपनी का। जब हम टीवाई बीकॉम में जाएंगे तो ये सीखेंगे। टीवाई बीकॉम के लिए ये रहता है, टीवाई बीकॉम के लिए, ठीक है। अमलगमेशन ऑफ कंपनी जब सिखाऊंगा तो वहां पे सिखाऊंगा, टीवाई बीकॉम के लिए यूजफुल होगा। बट अभी जो मैं सिखाना चाहता हूं दोस्तों है अमलगमेशन फॉर पार्टनरशिप, जिसमें क्या होगा, एसवाई बीकॉम को यूज होगा। क्लियर हो ये चीज? पहले ये चीज जान लीजिए, दो जगह पे सीखना होगा। कहाँ पे? एक पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होगा, दूसरा कंपनी का अमलगमेशन होगा। बट अमलगमेशन आएगा किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या कहता है कि हाउ टू डू द अमलगमेशन एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया व्हिच हैव टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अमलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप और वाटर ऑफ अ कंपनी, राइट। अब यहां जानने की जरूरत दोस्त कि अमलगमेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अमलगमेशन में ही दो तीन चीजें और आती हैं। एक आता है एक्विजिशन, क्या होता है? एक्विजिशन होता है। और एक कौन सा होता है? अमलगमेशन होगा तो एक्विजिशन होगा, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करके आता है। ये तीनों चीज एक ही साथ होती है। यहाँ पे एक वर्ड और आ सकता है दोस्त, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये कहोगे सर ये एसवाई में यूज होता? नहीं, ये एसवाई में यूज नहीं होता। एक्विजिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज खाली आपको टीवाई बीकॉम के लिए सीखनी है। एसवाई बीकॉम पर्पज के लिए ओनली एंड ओनली अमलगमेशन रहेगा। बट अगर आपको एग्जाम में इनमें किसी भी चीज का नाम देता है कि एक्सटर्नल विल कम अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और absorption will come under which accounting standard, then acquisition will come under which accounting standard, तो सभी के लिए क्या वर्ड है? 1414 है। क्लियर हो गया चीज? ओके। अब इनका पहले एक एक चीज का मीनिंग जान लेते हैं और फिर बाद में हम लोग आगे और डिटेल सीखते हैं कि क्या चीज होता है। चलिए, सबसे पहले क्या होगा? अमलगमेशन। अमलगमेशन, राइट। अब अमलगमेशन का मीनिंग क्या होगा दोस्त? अगर मैं देखो सिंपली लैंग्वेज आपको समझाऊं, बहुत सिंपल सा आप सोच लीजिए कि अमलगमेशन मतलब क्या होता है। जब एक बड़ी मछली, ठीक है, बहुत बड़ा समुद्र है मार्केट, तो मार्केट में ऐसे इसको बोलते हैं भाई समुद्र है, ठीक है। समुद्र में जब एक बड़ी मछली दो छोटी मछलियों को निगल जाए तो समझ जाना अमलगमेशन हो गया है, ठीक है। जब एक बड़ी मछली दो छोटी छोटी मछलियों को क्या करे, निगल जाए, समझ जाना क्या हो गया, वो अमलगमेशन हो गया। ये सिंपल सा समझने का तरीका है। यानी अगर एक बड़ी कंपनी या एक बड़ा फर्म किसी दो फर्म को एक साथ में ले लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं। आई बात समझ में आ गया? जब एक बड़ा फर्म दो छोटे फर्म को ले ले तो उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेशन कहते हैं। या दो फर्म एक साथ मिलकर एक नए फर्म में कंबाइन हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? वो अमलगमेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ चीज? तो यहाँ पे यही चीज होता है कि अमलगमेशन का ये मीनिंग होता है। क्या होगा? जब एक बड़ी मछली दो छोटी मछलियों को निगल जाए, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? अमलगमेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अमलगमेशन का पूरा मीनिंग समझ में आ गया। अब क्या होता है? हमारा एक्विजिशन है। एक्विजिशन, ठीक है। अब अगर हमारा एक्विजिशन है, एक्विजिशन में क्या होगा दोस्त? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी मछली दूसरे छोटी मछली को क्या करती? जबरदस्ती लेना है, ठीक है। नहीं आ रही है वो, लेकिन जबरदस्ती लेना है, जिसको आप कभी कभी लाइफ में सीखते हो क्या? वन तरफा प्यार हो जाता है, ठीक है। यानी वन तरफा प्यार हो क्या होता है उसमें कि यार हमें तो वो लड़की चाहिए, या लड़की कहती है हमें तो लड़का चाहिए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े मुझे।
उसको बोलते हैं दोस्त एक्वायर करना, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे। एक्वायर करना मतलब अपने को खरीदना है उसको, चाहे जैसे खरीदना है, जो भी कीमत हो उसको अपने को खरीदना है। जैसे रिलायंस कंपनी होती है, वो किसी चीज को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। या बाबा रामदेव की कंपनी ने क्या एक्वायर किया था, यानी पतंजलि ने एक्वायर किया था रुचि सोया को, ठीक है। तो ये देखने वाले वहां पे ये नहीं देखा जा रहा है कि वो छोटी कंपनी को एक्वायर करे या बड़ी कंपनी को। अब ये नहीं कर सकती खाली छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। छोटी कंपनी भी कभी कभी बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है, डिपेंड्स करता है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और उनकी सोच कैसी है, राइट। जैसे आप देखते हो इजराइल है, इजराइल बहुत छोटा सा देश है लेकिन बड़े बड़े देश से पंगा ले सकता है, इतना उसके पास पावर है। तब ऐसा जरूर नहीं कि छोटा देश है तो किसी से पंगा नहीं ले सकता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी, उनका पॉलिटिकल, उनका फाइनेंशियल हर चीज स्ट्रांग रहना चाहिए। वैसे ही कंपनी में क्या होगा, ये जरूर नहीं है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करे, कभी कभी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अगर बहुत पहले का देखेंगे तो आपका ये एस्लर और मित्तल का केस अगर आप उठा के देखें, वहां पे यही है। एस्लर जो था बहुत बड़ा कंपनी था, स्टील मेकर था, लेकिन मित्तल सर बहुत छोटे थे, बट फिर भी मित्तल सर ने ठान लिया कि नहीं, एस्लर को किसी हालत में अपने को एक्वायर करना है, एंड ही हैज एक्वायर्ड दैट कंपनी, एनी हाउ एक्वायर हो गया उनका। तो वहां पे भी एक था देखने लगता है हॉस्टल एक्वायर है कैसा है वो, ठीक है। एक्वेशन में बहुत सारे टाइप होते हैं, बट आपको इतने सारे टाइप सीखने की जरूरत नहीं है। आप इतना जान लीजिए कि एक्वेशन में क्या होता है, जब किसी चीज को जबरदस्ती लेना होता है, हमें चाहिए ही चाहिए, तो एक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एस्लर मित्तल का केस रखना है। मित्तल सर ने एक्वायर किया था किसको, एस्लर को, वो जबरदस्ती, जो कि मित्तल सर एस्लर के 1/4 थे, 1/4 थे। इतना सोच लीजिए कि 1/4 होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी कंपनी का एक्वायर किया अपने टैलेंट से जिसका पॉसिबिलिटी ही नहीं था, और बार बार बोलते थे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। बट एट द एंड मित्तल खुद ही एस्लर खुद ही आके बोला नहीं सर, आई वांट टू बी कंबाइन विथ यू। डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये समझ गया आपको अमलगमेशन। जब एक बड़ी मछली दो छोटी मछली को खा जाए, अमलगमेशन। जब एक बड़ी मछली एक छोटी मछली खा जाए तो एक्वेशन हो जाएगा, सीधी सी बात है। दो कंपनी, एक बड़ी कंपनी दो कंपनी को लिया, अमलगमेशन। एक बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को लिया, अमलगमेशन, सॉरी एक्वेशन हो गया। अब यहां से अभी बता दिया कि जो नहीं हमेशा छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी का मानो, छोटी बड़ी को भी ले सकती है, बड़ी छोटी को भी ले सकती है, डिपेंड्स करता है आपके सोच के ऊपर, राइट। सेकेंड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन आता है दोस्त, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहां पे क्या होता है, छोटी कंपनी जाके दूसरी कंपनी जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब होना मतलब उसमें जाके मिल जाना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि भाई अभी क्या होता है कंपनी में कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्त वो कभी कभी बहुत कम रहते हैं, राइट। तो हम दो एक प्रोडक्ट पे कभी मार्केट में टिक नहीं सकते, ज्यादा टाइम तक हम मार्केट में नहीं रुकते हैं। हमें क्या होता है कि हम सोचते हैं भाई हमारा भी कंपनी चल रहा है, अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा प्रोडक्ट है तो मैं अगर उसके साथ मिल जाऊं तो मेरा प्रोडक्ट भी रन हो जाएगा, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी आपको और भी समझाऊं कैसे था, बट जो सिंपली है एब्जॉर्ब करना मतलब किसी को क्या करना है, खरीद लेना है, ठीक है। यहां भी खरीद लेना है, यहां भी है, लेकिन यहाँ पे क्या जबरदस्ती करना है, यहाँ पे सामने वाला बंदा अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब हो जाए आपके अंदर, आके मिलना चाहता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, अगर मैं कहूं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है हमारे पास में, यहां पे क्या होता है कि कंपनी आपकी वही रहेगी, कंपनी आपकी वही रहेगी, बस इसका खाली क्या होगा, नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नली का मतलब सीधी सीधी बात क्या, बाहरी है, तो बाहरी बोर्ड चेंज हो जाएगा, अंदर सारी चीज वही रहेगी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इस कंपनी में क्या होगा, कंपनी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बट क्या होगा, खाली कौन चेंज हो जाएगा, जो बाहरी की दीवारें हैं दोस्त उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी नेम ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। दूसरी कंपनी का नाम दे दिया जाएगा, तो वहां पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जाएगा। अब सीधे से वर्ड ही बोल दिया ना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, रिकंस्ट्रक्शन मतलब वापस से बनाना। कोई भी बाहरी चीज को वापस से बनाओ तो अल्टीमेटली का अंदर चीज सेम रहेगी, और अंदर की सेम है, बाहर अगर चेंज हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यानी एक ओल्ड कंपनी को न्यू कंपनी बना देना है, बट खाली नाम आपको चेंज करना है, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जाएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल कोट करूं क्या होगा, जैसे क्या होगा, ए लिमिटेड है और प्लस ये बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने दोनों को कौन ले लिया, इट इज टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड। कौन ले लिया, सी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज टेकन बाय सी लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अमलगमेशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ अमलगमेशन। एक्विजिशन का एग्जांपल क्या होगा,
ए लिमिटेड एक्वायर्ड टू बी लिमिटेड। यहां पे मीनिंग क्या होता है, ए लिमिटेड एक्वायर्ड टू बी लिमिटेड, मतलब ए ने बी को ले लिया। अगर यहां पे ऐसे लिखा होता है ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाई बी लिमिटेड, देखिए यहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर बोल रहा है ए लिमिटेड एक्वायर्ड टू बी लिमिटेड, यानी ए ने किसको लिया, बी को लिया, बराबर है, ए ने किसको लिया, बी को लिया। यहां पे क्या हो रहा है, ए लिमिटेड इज एक्वायर्ड बाय बी लिमिटेड, यानी ए लिमिटेड को किसने लिया, बी ने लिया। समझ में आ गया दोनों फर्क। देखो एक्वायर्ड टू है तो पहली कंपनी ने दूसरी कंपनी को लिया, एक्वायर्ड बाय है यानी पहली कंपनी को दूसरी कंपनी ने लिया, उसको क्या लेंगे हम लोग, एक्वाजिशन बोलते हैं, राइट। अब जॉब्सन में हमें क्या लिखते हैं, ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बाई बी लिमिटेड, ये सिंपल एग्जांपल है। यहां पे क्या होगा, ए लिमिटेड इज रिकंस्ट्रक्टेड एज बी लिमिटेड, ठीक है, सिंपल। ए को क्या कर दिया, बी बना दिया, बस इतना ही है। कंपनी अंदर से वही रहेगी, बाकी खाली क्या होगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है दोस्त, इसको आपको कभी कभी क्या होता है, फिलअप में पूछ लिया जाता है। ऐसे एग्जांपल डाल देगा और बोलेगा आप बताओ कि एक्वेशन है, अमलगमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इस तरह की चीज आपको पूछी जाएंगे और कंपल्सरी आता है एग्जाम में इन चीजों। तो आई थिंक आपको इतना समझ गया कंपनी के बारे में क्या होगा, राइट। कंपनी से रिलेटेड ये चीजें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, टीवाई बीकॉम का सिखाऊंगा तो उसमें पूरा बता दूंगा कैसे होता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं एसवाई बीकॉम के लिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, बस करने का तरीका अलग होता है। बताता हूँ अभी कैसे होगा, आप सीख जाओगे चीज, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा और कभी काम आएगा आपको आगे चल के, ठीक है। कभी मतलब जो टीवाई में यूज करेंगे उनके काम आएगा दोस्त। बाकी फंडामेंटल जो चीजें होती है वो दोनों में कॉमन होती है, मोस्टली चीजें कॉमन होती है, खाली वहां कंपनी होगा और यहाँ पे क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन कैसे होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। देखो पार्टनरशिप फर्म का जब अमलगमेशन होगा, राइट, क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन होगा तो क्या होगा उसमें कि यहां पे भी यही होगा, एक बड़ा पार्टनरशिप फर्म रहेगा या एक बड़ा छोटा सा पार्टनरशिप फर्म, जो भी फर्म रहेगा वो क्या करेगा, दो फर्म को एक साथ ले लेगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म का नाम बोल दिया तो हो सकता है सिंगल पार्टनर भी हो, डबल पार्टनर भी हो। अगर डबल पार्टनर तो भी कोई खराबी नहीं, सिंगल पार्टनर है तो भी कोई खराबी नहीं। अब पार्टनरशिप फर्म हो गया, यानी समझो ए हो गया और बी का एक फर्म हो गया, बराबर है, ए एंड बी। फिर दूसरा क्या होगा, सी और डी का एक फर्म हो गया। अब यहाँ पे दो पार्टनर सी और डी हो गए। यहाँ पे अगर ए एंड बी का हो गया, ठीक है, ए और बी का हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो पार्टनर यानी ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो ऐसे टोटल कितना हो गया अपने पास, चार पार्टनर हो जाते हैं, राइट। कितने हुए टोटल, चार पार्टनर होते हैं। अब इन सबको लेता कौन है, यहाँ पे कोई एक दूसरी कंपनी लेती है जिसका नाम है सी लिमिटेड। ऐसा भी करते हो लोग, समझिए। यानी ए और बी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ए एंड बी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ सी एंड डी इज टेकन बाय सी लिमिटेड, ठीक है। या यहाँ पे कुछ भी नाम दिया, डी लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे सी है तो आपको कंफ्यूज होगा, यहाँ पे डी लिमिटेड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आई बात समझ में। तो इस तरह से या एफ लिमिटेड लिख देते हैं, चलो सॉरी दो बार चेंज करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम लिख देते हैं, एम लिमिटेड, ठीक है। एम लिमिटेड ने उसको क्या कहते हैं, उठा लिया, खरीद लिया उसको, किसको, ए एंड बी के फर्म को और सी और डी के फर्म को खरीद लिया। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ओके। अब इसमें करते क्या क्या है, क्या क्या अकाउंट बनता है वो जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं। तो देखिए इसके अंदर कितने चीज आपको ओपन करने पड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक तो होता है जर्नल एंट्री करना होता है। क्या होता है ये, जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म भी होता है, ओल्ड फर्म और न्यू फर्म में भी होता है। किसमें, न्यू फर्म में, दोनों में जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है। टीवाई बीकॉम में ज्यादातर क्या करते हैं, आपको न्यू फर्म में जर्नल एंट्री पूछते हैं और यहाँ पे आपको ओल्ड फर्म में भी नहीं पूछते जल्दी, वहां पे खाली लेजर पूछते हैं। तो लेजर में बनाने के लिए, तो एक चीज तो लेजर बनाने के लिए क्या क्या अकाउंट खोलना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। दूसरा आपको क्या ओपन करना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल। क्या चीज,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तीसरा चीज क्या आपको ओपन करना पड़ता है, न्यू फॉर्म अकाउंट, न्यू फॉर्म अकाउंट। अब ये जो सारी चीजें होती है, ये तीनों चीजें, ठीक है, ये जो तीनों अकाउंट से तीनों ओपन करने पड़ते हैं। ए आपको ए और बी में भी बनाना है और किसमें, सी और डी में, दोनों में बनाना होगा, ठीक है। यानी ए भी पार्टनरशिप फॉर्म में और सी डी पार्टनरशिप में, अजय विजय हो, सुरेश महेश हो, कोई भी हो, येलो रेड हो, जो भी नाम दिया रहेगा, इस फॉर्म में भी बनेगा और इस फॉर्म में भी क्या होगा, ये दोनों अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। उसका जब न्यू फॉर्म का चलेगा, जैसे न्यू फॉर्म में, न्यू फॉर्म बुक्स में, न्यू फॉर्म की बुक में क्या क्या बनाना है वो देखो। न्यू फॉर्म की बुक में आपको दो चीज बनानी है। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा चीज क्या बनाना है इसमें, बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है अपने को, बैलेंस शीट। तो इतनी चीज आपको बनानी है, यानी बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन बनाना है एंड न्यू जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो बनाना है। ये दो चीज आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। ओल्ड फॉर्म में क्या करना है, 1 2 3 चीज बनानी पड़ती है। ऐसे इसमें बनेगा, इसमें भी बनेगा, यानी टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 2 8 चीजें बनती है मोस्टली, ठीक है। ये 8 चीजों को बनाना, बाकी आपको नहीं बनाना है इसके अंदर चीजें। इतना क्लियर होगा कि कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, क्या क्या जर्नल एंट्री पास करना, राइट। अब देखते हैं कि इसमें और सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप किसी कंपनी या किसी फर्म को खरीदते हो, सिंपल सुनो, कंपनी भी छोड़ दो यार, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। आप दुकान में जाते हो, आप चॉकलेट खरीदते हो, राइट। चॉकलेट के बदले में सामने क्या देते हो, पैसा देते हो। उस पैसे को यहाँ पे क्या बोला गया दोस्त, कंसिडरेशन बोला जाता है। क्या होता है इसको यहाँ पे, कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है, कंसिडरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। कौन सा कंसिडरेशन है, बिकॉज आपने चॉकलेट खरीदा, उस चॉकलेट का पेमेंट किया है, तो खरीदो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेस। यानी यू हैव पेड द परचेसिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर चॉकलेट, राइट। तो इसलिए इसका क्या नाम देते हैं, परचेस कंसिडरेशन। क्या होता है इसको, परचेस कंसिडरेशन। शॉर्टकट में इस नाम को क्या बोलते हैं, P.C, PC, परचेस कंसिडरेशन। यानी when you are going to buy anything, whatever amount you are going to pay to that person on behalf of that product, this called as a purchase consideration. अगर मुझे फ्लैट खरीदना है, मैंने फ्लैट के जो पैसे दिए तो क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन ऑफ फ्लैट हो जाएगा। सेम थिंग अगर ए कंपनी, ए फर्म, ए बी फर्म को एंड सी डी को अगर मान लिया किसी फर्म ने खरीदा, तो उसके बदले में इनको क्या करेगा, कुछ पैसे देंगे, ठीक है। क्योंकि इनका एसेट एंड लायबिलिटी क्या होगा, न्यू फर्म खरीद लेता है, तो न्यू फर्म खरीदने के बाद इनको क्या करेगा, कुछ पैसे देगा। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस कंसिडरेशन। दैट मीन्स द परचेसिंग प्राइस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्लियर है, समझ में आ गया चीज, एकदम अच्छे से समझा आपको कि परचेस कंसिडरेशन क्या होता है। परचेस कंसिडरेशन इज द परचेसिंग प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, राइट। चलिए, तो इतनी सारी चीज समझ में आ गई दोस्त की पीसी क्या होता है। अब देखिए, पीसी निकालने के मेथड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीसी निकालने के मेथड लिख लेते हैं। देखिए, एक एक चीज आपको बताएंगे दोस्त, खाली देखते चलिए कौन सा चीज आपको यूजेबल होगा, कहाँ पे यूज होगा, वो तो देखने वाली बात होती रहेगी कि क्या यूज कहाँ पे होने वाला है अभी, और कैसे यूज होगा, सब चीज बताएंगे, एक एक करके सब आपको बताते चले जाएंगे कहाँ पे यूज होगा, राइट। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा पीसी का मेथड है। तो यहां पे वर्ड आता है मेथड ऑफ पीसी, मेथड ऑफ पीसी, मेथड ऑफ पीसी, यानी हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट द परचेस कंसिडरेशन। क्या चीज, परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, यानी आप कैसे क्या क्या कैलकुलेट करोगी, परचेस कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट थिंग इसमें आता है, पहले में नेट पेमेंट आता है। क्या होता है, नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। दूसरा आता है नेट असेट मेथड, नेट असेट मेथड, इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, ठीक है। इसी को बोलते हैं एसेट बैकिंग मेथड, असेट्स बैकिंग, सॉरी, असेट्स बैकिंग मेथड,
ठीक है, ये चीज होती। नेट एसेट मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, एसेट बैकिंग मेथड होता है। एंड देन सी पार्ट है मेरा लमसम मेथड बोलते हैं, लमसम मेथड, लमसम मेथड, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कहां पे यूज है, क्या एसवाई बीकॉम का यूज है? नहीं, एसवाई बीकॉम को खाली और खाली बी वाला यूज होगा, बाकी ये दोनों नहीं यूज करना आपको, ठीक है। ये नहीं यूज करने के लिए मिलेगा आपको नेट पेमेंट और नेट एसेट। क्यों नहीं मिलेगा, इसके अंदर समझने वाली बात है। पहली बात है, आप हम लोग पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन कर रहे हैं। नेट पेमेंट में क्या होता है कि जितना भी शेयर एंड कैपिटल होता है न्यू फर्म ओल्ड फर्म को देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वहां पे नेट पेमेंट। चाहे शेयर में देगा, चाहे डिबेंचर में देगा, जिसमें देता है। फिलहाल के लिए जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से खाली दो ही फॉर्म में पीसी दे सकते हो, आइदर कैश और शेयर्स, आइदर कैश और शेयर्स, और बोथ शेयर कैश बोथ दोनों दे सकते हैं। तो उसमें इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है। किसके लिए? परचेज पेमेंट मेथड में, ठीक है। तो पेमेंट मेथड जब टीवाई का कराएंगे तो उसमें बताएंगे कि पेमेंट मेथड में होता क्या है, पर तब तक के लिए इतना जान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, शेयर्स और कैश आता है। लमसम मेथड में क्या होता है कि एक साथ आपको पैसा दे दिया, जैसे पूरा कंपनी देखा, कितना लोगे भाई 5 करोड़, तो 5 करोड़ रुपए आपको पे कर दो, और 5 करोड़ से कैसे अपना बाकी चीज देखे, दैट इज देयर लुकआउट, यू आर नॉट गोइंग टू बी लुकआउट दैट। सपोज अगर आपकी कंपनी है, आप बोलो भाई मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी क्या है, दूसरी कंपनी खरीदा, अब लमसम में पीसी देना है, तो आप उनकी कंपनी का जाके पूरा चेकिंग करोगे और क्या करोगे, सीधा बोल दो भाई 10 करोड़, 10 करोड़ से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा, 1 रुपया कम नहीं। बोले ठीक है, आपने 10 करोड़ पकड़ा दिया। अब उनको चाहे जिसको पेमेंट करना है, जिससे लेना है देना है, वो उनका काम है, दैट इज नॉट योर लुकआउट। क्लियर हो गया चीज? तो आप एक वैल्यूएशन करके उनको 10 करोड़ रुपया दे दोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम मेथड, विच इज नॉट यूजफुल फॉर द एसवाई बीकॉम। एसवाई बीकॉम खाली कौन सा यूज है, नेट एसेट मेथड आपको यूज होने वाला है। क्लियर हो गया दोस्त? तो ये मेथड आपको है। अब अगर कोई कहता भाई अमलगमेशन सम करने के कितने मेथड हैं, ध्यान रखिए ये परचेज कंसिडरेशन मेथड है। अगर अमलगमेशन की मेथड पूछेगा तो अमलगमेशन की जो मेथड है दोस्त, उसको कितने बार में बोला गया, 2 है। पहला कौन सा है, परचेस मेथड है। कौन सा है, परचेस मेथड, परचेस मेथड है। दूसरा कौन सा है आपके पास में, दूसरा आपको मर्जर मेथड होता है। कौन सा होता है, मर्जर मेथड, मर्जर मेथड। तो याद रखिए कौन सा, परचेस मेथड और मर्जर मेथड, ये दोनों मेथड जिससे हम लोग टीवाई बीकॉम के सिलेबस पे करेंगे, हम वहां पे आपको सिखाएंगे। यहाँ पे खाली और खाली आपको एक चीज यूज है, नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो नेट एसेट मेथड का आपको फॉर्मूला बता देते हैं और फिर देखते हैं कैसा करेंगे। क्लियर हुआ आता है लॉजिक? चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेट एसेट मेथड का फॉर्मेट कैसा होता है। क्या सीखेंगे इसमें, कुछ नहीं, यहां पे आपको लेना तो देखो सिंपली ऐसा फॉर्मेट बनाना है आपको, ये इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग कर लेना है। मान लीजिए एबी कंपनी है, ठीक है, एबी हो गया, एबी का फॉर्म, ठीक है, ये सीडी का फॉर्म हो गया, राइट, और इसको समझो एक्स वाई जेड ने ले लिया, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, न्यू हो गया। अब क्या करें, आप टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करना होता है। क्या करना होता है, total asset and minus total liability. You have to add only those assets which is taken by the new firm. Total asset minus total liability. जितना भी assets और liability कौन न्यू फर्म लेता है, उसी को यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करना है। अगर कोई भी asset और liability को न्यू फर्म ने नहीं लिया तो पीसी में नहीं आएगा। अगर क्लियरली वहां पे मेंशन करना चाहिए कि कौन सा asset न्यू फर्म ने लिया है और कौन सा asset न्यू फर्म ने नहीं लिया, राइट। अगर जो asset न्यू फर्म लेगा उसको ऐड करेंगे, या जो लायबिलिटी न्यू फर्म लेगा वो ऐड करेंगे, जिस रेट में लेगा उस रेट को ही ऐड करेंगे, जो नहीं लेगा उसको ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे लिया मैंने मोटर कार, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेगा जिस रेट में इसको डाल दिया, इन दोनों का ऐड करके यहाँ न्यू फर्म में लिख लिया, ठीक है। फिर समझो हमारे पास प्लांट है, ठीक है, प्लांट, ये जो रेट में दिया इसको लिख लिया हम लोग ने, और इसको यहाँ पे टोटल करके कंबाइन करें। फिर क्या हमारे पास में मशीनरी, ठीक है, देखिए ऐसे ही टोटल करके लेना होता है दोस्त, इनको टोटल कर यहाँ ले लिया। फिर क्या आ गया हमारे पास, समझो जो भी एसेट आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट। अब समझो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो ये दोनों ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फर्नीचर समझो यहाँ पे वैल्यू है लेकिन इसके फर्नीचर को नहीं लिया, तो ये फर्नीचर यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैश बैंक,
फिर आपको डेटर्स, स्टॉक, स्टॉक का दूसरा नाम क्या है दोस्त? इन्वेंट्री, ठीक है, क्या होता है उसको? इन्वेंट्री कहते हैं हम लोग। तो ये हमारा समझो। अब यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है गुडविल, देखो यहाँ पे स्टॉक का हो गया, ठीक है। अब अगला वर्ड आ गया मेरा गुडविल, क्या आ गया ये? गुडविल। गुडविल हम लोग ने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये हमारे क्या हो गए? टोटल असेट हो गए, बराबर। इनको आप कर लिए टोटल, ये तुम्हारे क्या हो गया? टोटल असेट हो गया, यानी एक पार्ट हो गया ये टोटल असेट का पार्ट हो गया आपको, राइट। टोटल असेट्स हो गया, राइट। अब ये टोटल असेट्स हो गया, अब उसका यहां लिख देंगे लेस टोटल लायबिलिटी, लेस लायबिलिटी, लेस लायबिलिटी। उसके नीचे नीचे लिखना है, देखो ये ए बी का है, ठीक है, ये ए बी का रहेगा और यहाँ पे सी डी का रहेगा और ये क्या होगा? एक्स वाई जेड है। आपको इसके नीचे नीचे लिखना है क्योंकि पेज बड़ा रहता है, राइट। तो अभी क्या करें इसमें? जैसे क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर्स, राइट, तो क्रेडिटर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। बिल्स पेबल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस दिया है। जो भी आपको लायबिलिटीज दी होगी वो आएगा। और इसको हम लोग ने क्या कर दिया? ये मेरा बी पार्ट हो गया, इसको मैंने सब टोटल कर लिया, राइट। ये हम लोग ने टोटल कर लिया। अब यहाँ क्या लिख देंगे? ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट? माई पी सी, यानी यहां मेरा क्या आ जाएगा? पीसी आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? ये मेरा पीसी का पार्ट आ जाएगा। आई थिंक इतना सारा क्लियर हो गया। और देख लीजिए, सिंपली सी बात है, यही मेथड आपको एसओबीकॉम को पीसी निकालने का। जितना भी एसेट न्यू फॉर्म लेता है, न्यू वैल्यू पे उसको पूरा ऐड कर लेंगे, जितनी लायबिलिटी उसने ली है उसको पूरा माइनस कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा? हमको पीसी आ जाएगा। एक बार आपका पीसी आया तो 100% आपका सम राइट जाता है। और पीसी राइट है या रॉन्ग है, जैसा पीसी आएगा सम 100% टैली होगा आपका। सम टैली नहीं होगा ऐसा नहीं होता। यही एक चैप्टर होता है जहां पे सम टैली ही होता है, चाहे आप रॉन्ग करो चाहे राइट करो। तो सब कुछ डिपेंड है किसके? और आपके पीसी के ऊपर। अगर आपका पीसी राइट है तो सम राइट होगा, अगर पीसी रॉन्ग हो तो सम रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे बस इतना चीज है आज के लिए, इतना इस वीडियो में। आगे और देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द नोशन ट्री। और आपके जितने दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, उनको शेयर भी कर दिया करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो दोस्त। और कल अभी हम अगले लेक्चर ट्राई कर रहे हैं कि आपको लाइव आने के लिए। तो अगर आपको लाइव लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप एक बार कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपको लाइव लेक्चर भी दिखा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।